नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। एक कैजुअल टाइम बिताने का जरिया आजकल एक कॉम्पिटिटिव करियर अपॉर्चुनिटी बन गया है। जी हां, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूं गेमिंग की। विश्व भर में इमर्सिव गेमिंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और पोस्ट कोविड भारत में लोगों के बीच गेमिंग के प्रति रुचि और सीरियसनेस काफी बढ़ गई है। आज हम आपको मिलवाते हैं 2019 में शुरू हुए ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्टार्टअप गेमरजी से। कंपनी भारतीय गेमर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जो उन्हें कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर के साथ उनके स्किल को और भी बेहतर करने में मदद कर रहा है। अमेच्योर गेमर्स के लिए ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से गेमरजी की शुरुआत हुई। सोहम ठक्कर ने अपने गेमिंग की दिलचस्पी को बिजनेस में ढालने के बारे में सोचा और मार्केट में मौजूद गैप को भरने के लिए गेमरजी शुरू हुआ। स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलने वाला मान सम्मान एक आम गेमर को दिलवाने के इरादे से वेंचर का नाम गेमरजी रखा गया। जेनजीज को टारगेट करते हुए महज 2 गेम से शुरू किया गेमरजी आज 24 गेम और 6 मिलियन यूजर बेस वाला ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। 12-15 साल पहले गेमिंग को एक मेन इंडस्ट्री के तौर पे नहीं देखा जाता था, उसको हमेशा एक मीडिया के सबसेट के तौर पे देखा गया था। पर जैसे बहुत सारे टाइटल्स जैसे कि पबजी, फ्री फायर एक्सेट्रा जो आए, उन्होंने पूरा गेमिंग का जो पूरा आउटलुक है वो चेंज किया और उसकी बदौलत बहुत सारे कॉम्पिटिटिव गेमिंग में बहुत सारे जो गेमर्स हैं वो इन्वॉल्व होने लगे। एंड गेमरजी एज अ प्लेटफॉर्म जो मासेस को केटर करता था, दैट इज़ विद दैट विजन वी स्टार्टेड द प्लेटफॉर्म। गेमरजी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग प्लेटफॉर्म है। लाइसेंस गेम्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए कंपनी टूर्नामेंट प्लान करती है। रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। गेमरजी पर टूर्नामेंट लिस्ट होते हैं और हर 15-20 मिनट में प्लान किए टूर्नामेंट्स में यूजर जुड़ सकते हैं। रोजाना 3 से 3.5 लाख यूजर्स गेमरजी पर खेलने के लिए आते हैं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू कमाई का एक मेन सोर्स है, लेकिन कमाई का सिर्फ यही एक जरिया नहीं है। एक है इन ऐप परचेजेस जो सब्सक्रिप्शन हो जाए, या फिर आप आके जो हमारा प्लेटफॉर्म है पूरा वर्चुअल करेंसी पे ऑपरेट करता है, तो आप वर्चुअल करेंसी ऑनलाइन आके हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप सब्सक्रिप्शन पैक्स में भी एनरोल हो सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स प्लस ऑब्वियसली टूर्नामेंट ज्वाइनिंग्स मिलते हैं। दूसरा मीडियम है, हम बहुत सारे आईपी टूर्नामेंट्स और आइडियली जो लार्ज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको हमारा प्लेटफॉर्म आउटलीज करते हैं। सो उनके जो क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं वगैरह होते हैं, उनके यूज़र्स हमारे प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन लेके पूरी टूर्नामेंट हम उनके लिए जो क्वालिफाइंग राउंड्स हैं वो कंडक्ट करते हैं। और तीसरा जो मॉडल है वो हमारा SaaS मॉडल है और आइडियली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो मॉडल है, उसमें हम लोग हमारा ही सोल्यूशन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉय करते हैं, जैसे टेलीको प्लेटफॉर्म्स हो गए या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनमें हमारा प्लेटफॉर्म एम्बेड करके उनको भी टूर्नामेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। B2C पर सब्सक्रिप्शन से यूजर बेस बढ़ाने के साथ साथ कंपनी अब अपना फोकस B2B पर भी बढ़ा रही है। हाल ही में कंपनी ने वोडाफोन के साथ पार्टनरशिप बनाई है। इस पार्टनरशिप में गेमरजी वोडाफोन के ग्राहकों के लिए कुछ सबसे पॉपुलर टाइटल्स के टूर्नामेंट चलाकर VI ऐप पर पूरे गेमिंग सेक्शन को होस्ट और ऑर्गेनाइज करेगी। Ideally we target any platform that has high active user base, जैसे उनका हाई MAUs होते हैं, हाई फुटफॉल होता है, तो उसमें हम ऑलरेडी हमारा एक वाइट लेबल सोल्यूशन और पूरा एक टूर्नामेंट इंजन है जो हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसमें पूरे टूर्नामेंट्स कंडक्ट हम करते हैं, सिर्फ उनका फ्रंट एंड रहता है। एंड ऐसे ही हम हमारा B2B बिजनेस, वी आर ग्रोइंग द एंटायर चैनल ऑफ SaaS और आइडियली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इन ई स्पोर्ट्स। कंपनी ने विदेश में भी अपना B2B बिजनेस बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इंडोनेशिया, रशिया और अफ्रीका में कंपनी ने टेलीकॉम्स के साथ पार्टनरशिप डील की है। अपने SaaS बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी तगड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। हमने एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जो डिफरेंट रीजन्स के भी जो टेलीकोज और नॉन टेलीकोज प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे हम पेनिट्रेट कर सके, एक पूरा सेल्स पाइपलाइन बना रहे हैं। सो इंडिया के अलावा भी वी आर लुकिंग एट अदर टेरिटरीज स्पेशली ऑल्सो फॉर आवर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस।
फिलहाल कंपनी B2C और B2B से 70:30 के रेशो में रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन B2B पर बढ़ते फोकस के बाद रेवेन्यू स्प्लिट 50-50 होने की उम्मीद है। B2B स्केल के साथ कंपनी B2C पर अपनी पकड़ कायम बनाकर रखेगी। B2B में there is no brand creation or IP ownership. It is a pure technical SaaS business. Whereas the B2C is ideally where the sky is the limit, where you can actually make a difference. जो esports के जो players है उसको आप right तरीके से approach करके ideally IP tournaments, content creation वगैरह कर सकते हैं. Whereas both are very important business streams for us. इस स्केल प्लान के तहत कंपनी मौजूदा 6 मिलियन यूजर बेस को अगले 1 साल में 15 मिलियन तक बढ़ाने जा रही है। वही रेवेन्यू टारगेट $3 मिलियन का रखा गया है। 2022-23 में 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और अब भारत में टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने के बाद हाल ही में गेमरजी ने यूएई, सऊदी अरब में ऑपरेशन शुरू किए हैं और जल्द ही फिलीपींस और इंडोनेशिया में बिजनेस शुरू किया जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट में कंपनी की नजर बनी रहेगी। भारत में जो गेम्स पॉपुलर्स है वो इन सभी देशों में पसंद किए जाते हैं, इसलिए कंपनी क्रॉस बॉर्डर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पर फोकस बढ़ा रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स है वो लो वॉल्यूम हाई मार्जिन मार्केट्स हैं, जैसे हम सबको पता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ यूज़र्स इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर क्वालिटी ऑडियंस और आइडियली स्पीकिंग जो पेइंग ऑडियंस की हम बात करें तो दैट इज़ मोर देन 70%। वर्सेस अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वॉल्यूम बहुत है, पर इंडिया स्टिल इज़ अ सेमी प्रीमियम कंट्री। सो जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आप जो करते हैं दो अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इंडिया में बहुत कम रहता है, पर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी उसके सामने काफ़ी कम रहता है। वर्सेस अगर आप स्पेशली मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो मिडल ईस्ट में टू अक्वायर अ कस्टमर इज़ हार्डर, मोर एक्सपेंसिव, पर उसके सामने द रिटर्न्स आर ऑल्सो हायर। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट यूज़र का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र $3.5 से $4 के बीच में होता है, वर्सेस इंडिया में अगर देखें तो आप 12 से 15 रुपये के बीच में होता है। सो वो एक पैरिटी बहुत ज़्यादा है, पर उसके सामने वहाँ पे द टारगेट ऑलवेज शुड बी टू गेट क्वालिटी ऑडियंसेस। वहाँ पे मासेस आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिटी पे ही फोकस करना है। और जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स है और आइडियली जो यूज़र मैट्रिक्स है वो इंडिया बखूबी निभाता है। गेमिंग इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज $100 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें ई स्पोर्ट्स का हिस्सा 10 से 12 बिलियन है। सिर्फ भारत की गेमिंग मार्केट में 300 मिलियन यूजर्स है। इस बड़े मार्केट साइज में 275 ई स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स है और इनमें MPL, Zupi, गेम्स 24/7, विंजो, फैन क्लैश, रूटर जैसे टॉप प्लेयर्स मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में जुटे हैं। स्टेट ऑफ इंडिया गेमिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 2027 तक $140 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इससे गेमिंग इंडस्ट्री में बिजनेस के बढ़ते मौकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कल्पिता पारकर, अहमदाबाद। वक्त हो रहा है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए भारत के बूमिंग प्रॉपर्टी मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस है प्रॉपर्टी टेक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। इस साल की पहली तिमाही में यानी कि Q1 में हाउसिंग प्राइसेस में 8% का सालाना इजाफा देखने को मिला है। क्रेडाई की लेटेस्ट रिपोर्ट में आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री में बेहद मजबूत डिमांड को एंजॉय कर रहा है पूरा मार्केट, और यहां पर खास तौर से लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट अगर आप देखें, लॉन्च होने के 10 दिनों में ही वो पूरा प्रोजेक्ट बुक आउट हो जाता है। इस तरह के तेजी के माहौल में प्रॉपर्टी टेक प्लेटफॉर्म्स का क्या हाल है, खासकर वो कंपनियां जो को लिविंग, प्री लीजिंग पर फोकस कर रही हैं। इसी पर आज है हमारी नजर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जोलो स्टेज के फाउंडर निखिल सिकरी। निखिल, स्वागत है आपका। क्लियरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज से भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट गुजर रहा है। हमने वो DLF का प्रॉपर्टी या फिर जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, कैसे फटाफट मिनटों में वो बुक आउट होता हुआ दिखाई दिया। यही स्थिति प्रेस्टीज, गोदरेज एक्सेट्रा के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, कंसिडरिंग आप को लिविंग, प्री लीजिंग वाले मार्केट में हैं, आप लोगों के लिए क्या वो टर्न देखने को मिला है जितनी तेजी से इन प्रॉपर्टी मार्केट या फिर प्रॉपर्टी कंपनियों ने कमबैक दिखाया है पोस्ट कोविड? हर्षिता, सौभाग्यपूर्ण हमारे लिए भी परिस्थितियां वैसी ही थी। तो हमारा भी कोविड के बाद लास्ट 1 साल में हम भी अपना साइज डबल कर लिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रोथ। प्लस
कस्टमर्स, क्योंकि कोविड में हमने काफी कस्टमर्स का ध्यान रखा, जिससे थोड़ा विश्वास भी बढ़ गया है इन को लिविंग या किसी भी इस प्रकार के सेटअप के ऊपर। तो हमें भी काफी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है लीजिंग साइड पे। और हमने एक अपनी सब्सिडरी शुरू की थी सेलिंग के लिए, जो प्री लीज्ड होम्स, ताकि हम एक रिटेल इन्वेस्टर को दे पाए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर आज इस समय कोई भी अच्छा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है उनके पास। आपने जैसे लग्जरी का बात किया, लग्जरी तो रहने के लिए लोग लेते हैं, बट रेजिडेंशियल में रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। हमने एक सब्सिडरी लॉन्च की थी जी एसेट्स करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी बहुत अच्छा की है। हमने लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 3 प्रोजेक्ट्स बेचे हैं उसमें। अब लेकिन मुझे इस समय बताइए, जब इस लग्जरी मार्केट में तेजी आती है, वो रफली रब ऑफ भी होता है मिड सेगमेंट या फिर इकोनॉमी सेगमेंट वाले बिजनेसेस पर या फिर प्रॉपर्टी मार्केट पर, क्या वो आप लोगों के लिए फिर भारी नहीं पड़ता? क्या वो आपके कॉस्ट को एस्केलेट नहीं करता? हमारी कॉस्ट थोड़ा सा एस्केलेट तो होती है, क्योंकि आपका जो बेस एसेट है वो थोड़ा महंगा हो गया है, बट वो सबके लिए है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। वो एक आप सोचिए कि यूनिवर्सल फिनोमिना है, जिसमें सबकी कॉस्ट बढ़ी है, तो उसमें फिर सब कस्टमर ही अब थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफसेट हो जाती है। बढ़ती तो है, पर उसके हिसाब से फिर प्राइसिंग भी अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि पूरी मार्केट ही महंगी हो गई है। फेयर इनफ। निखिल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस समय कोर डिमांड की सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसी जगह अपने आप के लिए बनाई थी जहां पर लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो को लिविंग में आके रहते थे, क्योंकि वो ज्यादा फीजिबल था। इस बीच कॉस्ट खुद बढ़ गए हैं। इस बीच एक पैंडेमिक आया जहां पर लोगों को लगा कि मुझे अपनी स्पेस चाहिए, इसीलिए हमने देखा वो 1 BHK से 2 BHK, 2 BHK से 3 BHK का ट्रांजिशन हुआ। ऐसे में फिर आपके लिए जब वो कमबैक आया है, क्या वो स्ट्रांग है या फिर लोग अब थोड़े से असमंजस में हैं कि को लिविंग में सेफ्टी है या नहीं है? नहीं, को लिविंग में तो कमबैक आई वुड से कि पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। 2 कारण है इसके। एक, सबसे पहला कारण सेफ्टी का जो आपने एक सवाल उठाया, वो कोविड के अंदर शायद ये प्रूव हो गया कि को लिविंग शायद घर से भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ हमने WHO प्रोटोकॉल्स, हाइजीन सब मेंटेन किया, जो घर में एक सेटअप अपने साथ खुद से करना थोड़ा मुश्किल है, बट हमारा एक टीम रहता है, स्टाफ रहता है, उनके लिए करना थोड़ा आसान है। तो सेफ्टी वहां कुछ हद तक प्रूव हो गया था। दूसरा बात था अफोर्डेबिलिटी का। उसके लिए अब हमारा टारगेट सेगमेंट भी थोड़ा एक्सपैंड कर गया है, तो हम अब अफोर्डेबल स्पेसेस प्लस हमारे बहुत सारे प्रीमियम स्पेसेस आ गए हैं मार्केट में, तो दोनों का ही डिमांड बहुत अच्छा है। तो जो लोग अफोर्डेबिलिटी के लिए पहले को लिविंग चाहते थे, वो आज भी चाहते हैं। बट एक जो नया सेगमेंट हमने प्रीमियम को लिविंग की में काफी प्रोग्रेस किया है, वहां पे अब लोगों को एक कन्वीनियंट, अफोर्डेबल, थोड़ा महंगा, बट स्टिल वैसा ऑप्शन अगर आपको खुद से क्रिएट करना पड़े, शायद आपको डबल कॉस्ट पड़ेगा। ओके। हमने दोनों ही सेगमेंट्स में, प्रीमियम एंड अफोर्डेबल में, काफी अच्छा कमबैक देखा। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारा रेवेन्यू लास्ट 11 महीने के अंदर डबल हो गया है। इनफैक्ट हम अपना फंड रेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, हम आज ही बात कर रहे हैं, कल स्टार्ट होगा वो ऑफिशियली। तो कल से हमारा सीरीज डी फंड रेज भी स्टार्ट हो रहा है। इन्वेस्टर्स भी इस समय काफी एक्साइटेड हैं इस स्पेस को लेकर, क्योंकि यहाँ आगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो है। अर्बन माइग्रेशन एक भारत के, अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, जो कि लुक्स लाइक कि हम इसके प्रति काफी कमिटेड हैं, तो उसके लिए अर्बन माइग्रेशन तो होगा ही होगा। और अगर अर्बन माइग्रेशन होगा तो को लिविंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे को लिविंग लुक्स वेरी गुड। और शॉर्ट टर्म में हाँ डेंट आया था, वो तो जग जाहिर है, उसको तो हम क्या ही छुपा सकते हैं। वो डेंट अब काफी हद तक चला गया है। दैट्स गुड टू हियर। अब क्योंकि आपने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि अब आप फंड रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, सीरीज डी रेस करना चाहते हैं, रफली किस तरह के वैल्यूएशन हम देखेंगे आपकी कंपनी के, या फिर इस ओवरऑल सेक्टर के? कंस्ट्रिंग डिमांड अच्छी खासी है, आपने कुछ और प्रीमियम एवेन्यूज आइडेंटिफाई कर लिए और उस पर स्केल भी करना शुरू कर रहे हैं। सो वैल्यूएशंस तो अब इस साल और अगले 1-2 साल थोड़ी रीजनेबली रहेंगी, इन लाइन ऑफ पब्लिक मार्केट एक्सपेक्टेशंस।
तो हम भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अनुसार ही वैल्यूएशंस देखेंगे, जितना हमारा एबिटा मल्टीपल बनता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अनुसार, तो वैसा ही हम वैल्यूएशंस देखेंगे। वो पहले जो बीच में 2 साल वैल्यूएशंस में बहुत जंप आया था, वो इस समय नहीं है। सत्य मार्केट का यही है इस समय। हाँ, तो नॉर्मलाइज हो रहा है मार्केट, विच इज गुड। फिर ज्यादा आपको सीरियस इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो कंपनी को आगे और भी फोकस तरीके से बढ़ाने में मदद करते हुए दिखाई देंगे। कितना फंड रफली निखिल आप लोग रेस करना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल फिर किधर होगा? सबसे ज्यादा निवेश किस सेगमेंट में आप करना चाहेंगे बिजनेस के? तो ऑलमोस्ट $50 मिलियन हम रेज करेंगे। इसका 2 बड़े इस्तेमाल है। एक, जैसे हम और स्केल करते जाएंगे, जो हमें प्रॉपर्टीज को टचअप करना होता है, वहां पे कुछ एक्सपेंस होता है हमारा, तो उस खर्चे के लिए एक सेगमेंट एक बड़ा हिस्सा होगा। दूसरा बड़ा हिस्सा होगा टेक्नोलॉजी में। हम काफी स्ट्रांगली IoT स्पेस में एंटर कर गए हैं। तो जैसे कुछ हमने जो लग्जरी प्रीमियम प्रॉपर्टीज लॉन्च की हैं, वहां पे आप घर आने से पहले आपका AC अपने आप ऑन हो जाता है, वो GPS ट्रैक कर लेता है कि आप घर आ रहे हैं, 3 किलोमीटर जोन में आ गए हैं। जैसे आप घर रूम के पास पहुंचते हैं, वो अपने आप आपका मोबाइल से चेक कर लेता है। एंड हमारा सॉफ्टवेयर एंड वेब के अंदर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी बहुत स्ट्रांग हो गया है, जिसको हम और डेवलप करना चाहेंगे। तो ये कम्युनिटी प्लस IoT के लिए हमारा थोड़ा जो एक हिस्सा होगा मनी का, एक हिस्सा होगा मनी का जो हम टचअप्स करते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी कस्टमर के लिए और अच्छी हो सके। और तीसरा हिस्सा, वैसे थोड़ा बैंक में जनरली अब आप बफर रखना चाहिए, तो ये 3 बड़े हिस्से हैं। हमें ज्यादा पैसा ग्रोथ में हमारा बर्न नहीं होता है, वी आर वेरी क्लोज टू प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसलिए वहां के लिए ज्यादा नहीं चाहिए। वी हैव बीन वेरी सेंसिबल। हम हमेशा से ही बहुत सोच समझ के ग्रो किए हैं, ताकि हमें ऐसा लगता है कि जो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट बनाती हैं, उनका कस्टमर खुश है, उनको इतना पैसा दे रहा है कि आप अपनी कॉस्ट कवर कर सको। तो ये एक चिन्ह है आपके प्रोडक्ट के अच्छा होने का, प्रोडक्ट के स्ट्रांग होने का। तो ये हमारा हमेशा से बिलीफ रहा है, इसलिए हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ते रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के काफी पास पहुंच गए हैं। तो इसलिए वहां पे हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होगा। जो मेन पैसा लगेगा वो टचअप्स में और टेक्नोलॉजी में लगेगा। तो क्योंकि आप ये मेंशन कर रहे हैं कि आप नियरली प्रॉफिटेबल हो गए हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ फिर आप वो कभी भी अनाउंस कर देंगे कि हमारी कंपनी में अच्छी ग्रोथ है, मुनाफा कमाने लगी है, फिर यहाँ से फिर फंड रेजेस की आगे जरूरत नहीं होगी? क्या मैं ये समझूं परहैप्स दिस वुड बी योर लास्ट राउंड, फिर आप अपना जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वही बिजनेस में री इन्वेस्ट करते रहेंगे? Yes, this should be our last fundraise. As far as Indian markets are concerned, इंडिया से बाहर अगर हमें कोई जॉइंट वेंचर्स या कुछ और देखना होगा, वहां के लिए शायद अलग से एक कैपिटल चाहिए होगा। एज फार एज भारत देश की जो कहानी है, उसके लिए हमें इसके बाद और पैसा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हमारे इंटरनल प्रॉफिट्स ही काफी होंगे हमें ग्रो करने के लिए IPO या IPO के बाद। ओके, तो IPO का फिर विचार है, कब तक आ सकता है निखिल? IPO देखिए हर्षदा, हम तो कोशिश कर रहे हैं 2 साल में, बट IPO मुश्किल चीज है, बहुत मेहनत है उसके पीछे, बुक्स, अकाउंटिंग, रेगुलेशंस, तो 2 से 3 साल के बीच आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IPO आ रहा है। बुक्स, अकाउंटिंग, रेगुलेशन तो आप 100% श्योर आप लोग मैनेज कर लेंगे। सेंटिमेंट बेहतर होना चाहिए न्यू एज कंपनियों के लिए, दिक्कत वहीं पर है। अच्छा निखिल, आपने क्योंकि कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी के काफी करीब आप लोग हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ आपका जो कोर बिजनेस है, जहां पर आप रेगुलर प्रॉपर्टीज तैयार करते थे, अब आप लग्जरी सेगमेंट भी लेकर आए हैं। आपने एक स्टूडेंट हाउसिंग के लिए भी कुछ पहल की थी मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ, और जी एसेट्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे बड़ा अंश किसका होगा इन चारों में से? तो इन सब सेगमेंट्स में कोलिविंग और स्टूडेंट हाउसिंग में कोलिविंग का सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, फिर स्टूडेंट हाउसिंग और फिर जी एसेट्स। ऑल्दो कोलिविंग और स्टूडेंट हाउसिंग एक दोनों के बहुत पास रहेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। जी एसेट्स थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि जी एसेट्स का स्केल इतना बड़ा नहीं होगा अगले 1-2 साल के अंदर। इन द लॉन्ग रन जी एसेट्स भी बराबर आ जाएगा। ओके, निखिल मैं आपसे फाइनली ये भी समझना चाहूंगी, अब आप ऑफ कोर्स बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स में उतरकर, लेकिन किन किन ज्योग्राफीज में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी? क्योंकि जब जोलो स्टेज की शुरुआत हुई थी तो प्राइमरी मार्केट्स आपके ऑफ कोर्स पुणे थे, आपका बैंगलोर जैसा मार्केट था, फिर आपने कुछ आइडेंटिफाई किया था मिड टियर मार्केट में भी जहां पर अच्छे खासे लोग काम के लिए जा रहे थे। अब किस तरह का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, और अगर विदेश में जाने का प्लान है तो किस मार्केट के साथ शुरुआत होगी?
तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में कोलिविंग तो उन बड़े 10 शहरों में ही रहेगा जिनमें अभी अर्बन माइग्रेशन ज्यादा हो रही है। हम इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और हो सकता है कि वहां पे 1 या 2 साल के अंदर हम अपना पहल रखें। स्टूडेंट हाउसिंग सब तरह के शहरों में है। हम इस समय हम टोटल 17 सिटीज में हैं। उसमें से जो स्टूडेंट हाउसिंग है वो हम इवन छोटे छोटे शहरों में त्रिची, करूर, इन सब जगह पे भी हैं, क्योंकि स्टूडेंट हाउसिंग का जो नाता है, जो रिश्ता है वो यूनिवर्सिटी के साथ है, तो इसलिए वो ज्यादा छोटे शहरों में भी आराम से आ सकता है। और इंटरनेशनली हम जो सबसे पहले सोच रहे हैं एक्सपैंड करने का वो होगा दुबई, सिंगापुर, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट। ये हम सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद यूरोप और यूएस की तरफ जाएंगे। निखिल सिकरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। ऑल द बेस्ट, और जल्द होपफुली आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो और जल्द से जल्द बाजार में आए, इसका इंतजार तो रहेगा ही। मुझे भी रहेगा अर्शिता, धन्यवाद। चलिए, बाय बाय। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में भी हम आपसे लेंगे इजाजत। आपको हमारा शो कैसा